तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो गुप्तकाल पढ़ा था और गुप्तकाल के हमने 2 वीडियो पढ़े थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा काल वंश पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश और या वर्धन वंश। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे, वर्धन वंश और हर्षवर्धन के बारे में समझेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इन्हें समझेंगे हम। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इस वंश का उदय कैसे हुआ और क्या परिस्थिति थी इसके उदय होने में। तो दोस्तों आइए तो मैप से समझते हैं पहले। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो इतना बड़ा था ये लगभग पूरे में क्या था, ये गुप्त काल था। और गुप्त काल के पतन के बाद ये एक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो गुप्त काल में जब गुप्त काल लगभग चल रहा था समुद्रगुप्त के बाद, तो एक गुप्त काल के जो शासक आते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते जो गुप्त काल को एक विस्तृत रूप दे पाते, और गुप्त काल पतन की ओर बढ़ जाता है। और उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, तो जब पतन की ओर बढ़ जाता है तो तभी हूणों का आक्रमण होता है। जो मध्य एशिया की एक जनजाति है हूण, तो उन हूणों का आक्रमण होता है। और इसी हूणों के आक्रमण के बीच और गुप्त काल के पतन के बीच कई राज्यों का या कई वंशों का उदय होता है। तो उन्हें देखते हैं दोस्तों। तो लगभग यहाँ भारत के पश्चिम में देखें तो एक जो वंश का उदय होता है हरियाणा में थानेश्वर, तो वो कौन से वंश का उदय होता है, तो वो होता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो इससे अलग भी वंश उदय होते हैं। तो एक यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कन्नौज का उदय होता है, जो मोखरी वंश और जो गृहवर्मा उसके शासक थे। और इससे नीचे देखें तो ये था मालवा का क्षेत्र और इसमें देवगुप्त शासक थे। और इसकी साइड में देखें तो ये था बंगाल का क्षेत्र, और बंगाल के क्षेत्र में गौड़ वंश का जो शासक था शशांक, उसका उदय होता है। और वर्तमान में अगर देखें तो ये असम का क्षेत्र, और पहले जानते थे असम को किस रूप से जानते थे, तो कामरूप नाम से जानते थे। और एक यहाँ दक्षिण में देखें तो ये था चालुक्य, और इसके शासक कौन थे, तो इसके शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। तो हमने दोस्तों ये समझा मैप से कि यहाँ कौन कौन से राज्य उदय हुआ और किन राज्यों का उदय हुआ गुप्त काल के बाद। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा काल वंश पढ़ेंगे, तो वो हरियाणा में जो पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश आया था तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों तो समझते हैं। जब गुप्तों का पतन हो जाता है और हूणों के बीच आक्रमण होता है, तो उनके बीच के एक राज्य का गठन होता है, उदय होता है। तो वो किस राज्य का उदय होता है, तो वो होता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका परिचय। तो सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। तो गुप्त के पतन एवं हूणों के आक्रमण के बीच छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और उदय होने के क्रम में उसमें एक पुष्यभूति वंश का भी उदय होता है 6ठी शताब्दी के ईस्वी के मध्य। अब दोस्तों इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गुप्तों के पतन के बाद और हूणों के आक्रमण के बीच एक जो हमारा राज्य था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, और भारत के पश्चिम भाग में एक जो वंश है उसका उदय होता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। और ये लगभग 6ठी शताब्दी के ईस्वी के मध्य होता है। अब इसकी बात करें दोस्तों स्रोत, अगला पॉइंट है स्रोत, कि इस जो उदय होता है पुष्यभूति वंश, तो इसके जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, किस बुकों से मिलते हैं, किस अभिलेख से मिलते हैं, तो वो पढ़ते हैं दोस्तों। तो जो वर्धन वंश है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि कोई भी कहानी है, अगर कहानियों की पुष्टि स्रोतों के साथ हो जाती है तो वो इतिहास बन जाती है, अगर स्रोतों के साथ नहीं होती तो वो कहानी रहती है। तो हम आज उसे ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो स्रोत मिले हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो बाणभट्ट। अब बाणभट्ट कौन थे, तो बाणभट्ट से भी कई क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। तो बाणभट्ट कौन थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे और दरबारी थे। और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, कादम्बरी की रचना की है। तो पहले देखते हैं दोस्तों, तो जो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित रचना है उसमें क्या क्या
दिया है। तो जो हर्षवर्धन के जो समय के जीवनी हैं, जो हर्षवर्धन की जीवनी है उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। हर्षवर्धन के समय की जो परिस्थिति थी उनका भी उल्लेख इसमें मिलता है। और जो बाणभट्ट हैं इन्होंने भी अपनी जीवनी के बारे में कुछ हर्षचरित में बताया है। और इसके साथ देखें तो अन्य देखें तो एक कादम्बरी रचना की है। तो जो बाणभट्ट से पूछी जाती है वो 2 पुस्तक हैं, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। अब इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखें दोस्तों तो इसके बाद है हुएनसांग। अब हुएनसांग कौन थे? तो यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाले कौन थे? तो वो थे हुएनसांग। और हुएनसांग किसके समय भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। अब हर्षवर्धन के समय भारत आए थे तो हम देखें तो जो हुएनसांग थे उन्होंने एक रचना की है, जो रचना की है सी यू की। तो सी यू की में क्या बताया है उन्होंने, जो इनका ये यात्रा वृत्तांत है उसमें ये बताया है कि जो हर्षवर्धन के समय के शासनकाल में जो परिस्थिति थी, जो अन्य जो देखा, वो सब किस में बताया है? तो वो बताया है सी यू की। अब इससे पहले देखें तो एक चीनी यात्री थे फाहियान। फाहियान किसके समय आए थे? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। तो उन्होंने भी एक रचना की थी, यात्रा वृत्तांत है उनका भी। तो उनका क्या था? फोक की। तो उसमें भी इन्होंने क्या बताया था? तो इससे जो हर्षवर्धन के काल की जानकारी है वो हुएनसांग के सी यू की से भी मिलती है। अब इसके बाद देखें दोस्तों तो कल्हण। हम दोस्तों सभी लगभग सभी दोस्त जानते हैं कल्हण की जो रचना है राजतरंगिणी। कल्हण की जो रचना है क्या है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में जो मूल है वो क्या है? तो मूल जो है वो कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन इससे अलग देखें तो हर्षवर्धन के शासनकाल की भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो इससे अलग देखें तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय का क्या था? तो ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वारा जो लिखा हुआ था या ऐहोल अभिलेख था, तो उससे भी जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो एक यहाँ नर्मदा नदी थी, तो जो हर्षवर्धन थे तो उनका युद्ध और पुलकेशिन का युद्ध एक नर्मदा नदी के तट पर होता है। और जो उसमें जो हर्षवर्धन होते हैं उनकी पराजय हो जाती है और पुलकेशिन की विजय हो जाती है। तो वो उसका जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? तो वो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इसके बाद देखें दोस्तों तो ये जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो एक बार इन्हें फिर भी देख लेते हैं स्रोतों को, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाणभट्ट द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी। अब इसके बाद देखें दोस्तों तो हुएनसांग की कौन सी है? सी यू की। और कल्हण की कौन सी है? तो राजतरंगिणी। और पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है वो कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पुष्यभूति वंश की। अब पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो पुष्यभूति वंश, तो इसके प्रमुख शासक कौन कौन रहे और संस्थापक कौन थे, तो उन्हें पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके जो प्रमुख संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक या वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, क्योंकि पुष्यभूति वंश से ही नाम से पता पड़ता है। तो कौन थे इसके संस्थापक? तो पुष्यभूति। अब पुष्यभूति जो थे वो लगभग हरियाणा में थे। अब हरियाणा में इन्होंने एक पुष्यभूति वंश की स्थापना कर दी। अब स्थापना तो कर दी और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो थानेश्वर। अब थानेश्वर देखते हैं दोस्तों, तो थानेश्वर इनकी राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर। अब इसमें देखें दोस्तों तो इसमें काफ़ी प्रमुख शासक आए, प्रतापी राजा भी आए, लेकिन एक जो प्रमुख शासक आते हैं वो कौन आते हैं? तो वो आते हैं प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ें दोस्तों तो इन्हें प्रमुख शासक या प्रतापी राजा क्यों कहा जाता है? तो जो इन्हें कई उपाधि धारण की थी, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि और अन्य उपाधि भी धारण की थी। तो इन्हें इसलिए इस जो वंश का प्रतापी शासक कहा गया है। लेकिन इनसे एक और जो क्वेश्चन है या कहानियों में वर्णित है तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो
मध्य एशिया से जो जनजाति आई थी, तो हूणों का आक्रमण जो पश्चिम में इनसे युद्ध हुआ, तो जो हूणों को वापस भेजा था या खदेड़ दिया था भारत से, तो वो किसने खदेड़ दिया था? तो वो प्रभाकर वर्धन ने खदेड़ दिया था। अब प्रभाकर वर्धन इतना शक्तिशाली शासक था कि हूणों, जब हूण आक्रमण करते थे तो हूणों को प्रभाकर के नाम से भी काफ़ी डर लगता था। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोमती। अब उनके 3 पुत्र या पुत्री थी। अब तीनों पुत्र में देखें तो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो थे राज्यवर्धन, और सब उनसे छोटे पुत्र थे हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। अब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और राज्यश्री, अब इनके बारे में पढ़ें दोस्तों तो थोड़ा मैप से पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो जो हरियाणा में थानेश्वर इनकी राजधानी थी, तो यहाँ हरियाणा में किसका शासक थे, कौन शासक थे? तो प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं कि अपनी पुत्री की जो विवाह करते हैं वो किससे करते हैं? तो वो करते हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में विस्तृत था कन्नौज, उसके मौखरी वंश के शासक गृह वर्मा के साथ उनका विवाह करते हैं। किसका? राज्यश्री का। अब इनके साथ इनका विवाह हो जाता है। अब विवाह हो जाता है तो फिर क्या होता है? जो गृह वर्मा हैं उनकी एक मालवा के साथ, जो देवगुप्त थे उनके साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी चलती थी। अब दुश्मनी चलती थी तो क्या होता है दुश्मनी में? तो वो इनके साथ युद्ध करते हैं, और जो देवगुप्त होते हैं वो इनकी हत्या कर देते हैं। किसकी? गृह वर्मा की। और इसी के साथ जो हरियाणा के शासक थे प्रभाकर वर्धन, उनकी या तो मृत्यु हो जाती है या जो कहानियों में वर्णित है। तो उनके बाद जो उनका ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा पुत्र जो हरियाणा का शासक बनता है वो कौन बनता है? तो वो बनता है राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन बनता है तो उसी के साथ राज्यवर्धन के सामने 2 परिस्थिति रहती हैं। अब क्या परिस्थिति रहती हैं तो उन्हें भी समझ लेते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर जो देवगुप्त हैं उन्होंने गृह वर्मा की हत्या कर दी। तो जो गृह वर्मा ने कन्नौज पर जो अधिकार कर लिया था, पहला जो उनका लक्ष्य था तो वो कन्नौज को वापस लाना था, और दूसरा जो लक्ष्य था जो गृह वर्मा की हत्या कर उनकी जो पत्नी थी राज्यश्री, और राज्यश्री को उन्होंने देवगुप्त ने बंदी बना लिया था, और बंदी बना लिया था तो उसको छुटाना। तो उनके पास 2 लक्ष्य थे। तो वो क्या करते हैं राज्यवर्धन क्या करते हैं कि राज्यवर्धन इनके साथ देवगुप्त के आते हैं और देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। आप देवगुप्त की हत्या तो कर देते हैं, और फिर जो एक बंगाल में शासक था गौड़ वंश का शशांक। अब शशांक की और मालवा के शासक देवगुप्त की काफ़ी अच्छी मित्रता थी। अब इन दोनों की काफ़ी अच्छी मित्रता थी, तो जो शशांक था वो धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं, और राज्यवर्धन की हत्या कर वह फिर इसी बीच, अब देखते हैं दोस्तों, तो इसी बीच फिर एक जो लड़का है 16 वर्ष का हर्षवर्धन, उसी को या तो राजा बनाया जाता है या इन परिस्थितियों में वो राजा बनता है। तो आइए चलो दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। तो जो राज्यश्री है उसका विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गृह वर्मा के साथ हुआ, और जो मालवा शासक हैं देवगुप्त, उन्होंने गृह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। और जो राज्यवर्धन है वो देवगुप्त की हत्या कर और शशांक ने उन्हें धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और इसी के बाद एक 16 वर्ष के लड़के हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया जाता है, या एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हर्षवर्धन को 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ता है। तो दोस्तों देखते हैं चलो। तो लगभग हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना, और मात्र 16 वर्ष की आयु में। अब 16 वर्ष की आयु में अब सब जितने भी
व्यक्ति हैं, सब जानते हैं कि 16 वर्ष की आयु में कोई भी राजा बनता है तो वह एक अल्प आयु का व्यक्ति होता है। तो एक बच्चा 16 वर्ष की आयु में राजा बनता है और उसके सामने 3 परिस्थिति होती हैं। पहला कि जो उनकी बहन थी वो उसको छुड़ाना, और जो दूसरा था जो अपनी बहन का जो राज्य था कन्नौज उसको वापस लाना, और तीसरा जो राज्यवर्धन की मृत्यु की थी शशांक ने उसका बदला लेना। तो इन तीनों परिस्थितियों से गुजरकर हर्षवर्धन इसको स्वीकार करते हैं और जो फिर आगे का जो परिणाम होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो जो हर्षवर्धन है वो लगभग 606 ईस्वी में राजा बनते हैं और मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। और हर्षवर्धन को एक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई क्वेश्चनों में पूछ लिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने जब हम देखते हैं तो जब हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन शशांक से बदला लेने के लिए उन पर युद्ध करते हैं और युद्ध में शशांक को पराजित कर देते हैं। अब शशांक के बारे में दोस्तों देखें तो शशांक कौन थे? तो शशांक एक शैव धर्म अनुयायी थे। अब शैव धर्म अनुयायी थे लेकिन ये इतने कट्टर थे कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो महात्मा बुद्ध, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की थी पीपल वृक्ष के नीचे, तो उस जो बोध गया में जो पीपल वृक्ष है उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था। तो उसको कटवाया किसने था? तो वो शशांक ने कटवाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो बोधि वृक्ष है बोध गया का, उसको कटवाया किसने था? तो वो शशांक ने कटवाया था। तो जो हर्षवर्धन होते हैं वो शशांक को पराजित कर देते हैं और पराजित कर कन्नौज को जीता, मतलब कन्नौज को भी जीत लेते हैं और उसने अपनी बहन को कैसे छुड़ाया। लेकिन कुछ कहानियों में वर्णित है कि जो इनकी बहन थी वो राज्यवर्धन के युद्ध के बाद ही, जब देवगुप्त की हत्या हो जाती है तो उसके बाद ही वो काफ़ी जंगलों में भटक जाती हैं और जंगलों में भटक जाती हैं। तो फिर जब हर्षवर्धन आते हैं तो हर्षवर्धन के इसके कहानियों से ही पता चलता है कि ज़्यादा कहानी भी नहीं दी गई हैं। तो इनकी कहानियों से पता चलता है कि जो इनकी बहन थी वो जब ये बचाते हैं तो वो लगभग अंतिम कगार पर थी, वो मृत्यु की ओर प्रतीक्षा थी, मतलब लगभग अंतिम कगार पर थी, वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो वो जो हर्षवर्धन है वो इनको बचाते हैं। तो लगभग इसमें कितनी सच्चाई है तो ये तो हम नहीं कह सकते, इतना ही कहानियों से मिलता है। और ये क्वेश्चन में भी नहीं पूछी जाती इतनी कहानी, तो इन्हें पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं। तो जो हर्षवर्धन होते हैं वो लगभग तीन उनके सामने परिस्थिति होती हैं वो तीनों को ही प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं। और जो शशांक को पराजित कर और कन्नौज को जीता और उसने अपनी बहन को भी कैद से छुड़ा लिया। अब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ हरियाणा और यहाँ कन्नौज। अब कन्नौज की देखें दोस्तों तो इनकी बहन जो थी वो कन्नौज के शासक को या शासन को नहीं चला सकती थी। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं तो वो इतना बड़ा साम्राज्य बनाते हैं और अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर, और थानेश्वर को हटाकर क्या बनाते हैं फिर कन्नौज। और जो ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कन्नौज को राजधानी बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? तो वो कौन बनाते हैं? हर्षवर्धन। कन्नौज को राजधानी कौन बनाते हैं? तो वो बनाते हैं हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के बारे में और भी पॉइंट देखें दोस्तों, तो हर्षवर्धन से के समय एक ह्वेनसांग आए थे। तो ह्वेनसांग कौन थे? तो वो चीनी यात्री थे और इन्होंने क्या कहा, तो जब ये आए थे तो ये बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने और पढ़ाने, लगभग जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। तो वो किसके समय आए थे? तो वो हर्षवर्धन के समय आए थे भारत। तो हर्षवर्धन जो प्रभावित हुए थे ह्वेनसांग से, तो प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानते हैं? तो वो मानते हैं महायान शाखा को। अब महायान शाखा को मानते हैं तो दोस्तों उसमें क्या पता चलता है कि महायान शाखा को मानते हैं। तो जो हर्षवर्धन के समय एक जो विश्वविद्यालय पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि जो हर्षवर्धन के समय कौन सा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय
हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो हर्षवर्धन की जितनी तलवार में ताकत थी उसकी इतनी कलम में ताकत थी। ये कहानियों में भी बताया गया है कि जितनी हर्षवर्धन की तलवार में ताकत थी उतनी ही कलम में ताकत थी। तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों, तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की है। देखें तो सबसे पहला है प्रियदर्शिका, और दूसरा नागानंद, और तीसरा रत्नावली। ये हर्ष द्वारा लिखे थे, लेकिन इनमें भी काफ़ी इतिहासकार मतभेद रखते हैं कि जो ये नाटक हैं ये कोई दूसरे से लिखवाए और पैसा देकर इन्होंने अपना नाम छपवा दिया। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रियदर्शिका और नागानंद और रत्नावली के लेखक कौन है, तो हम हर्षवर्धन ही टिक लगाएंगे। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो हर्षवर्धन जो इतिहासकार हुए भारत का अंतिम शासक कहा गया है। जो अन्य इतिहासकार हुए या ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो भी बताते हैं वो बताते हैं कि जो हर्षवर्धन थे वो भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। इसके बाद कोई हिंदू शासक नहीं आया। अब इसके देखें तो इसमें कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि जब इसमें शासक ख़त्म हो जाता है तो हिंदू शासक इसमें भी शासन करते हैं। इसके बाद भी शासन रहता है हिंदू शासकों का, तो वो रहता है। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर कह सकते हैं, जो इतने उत्तर भारत में इतना बड़ा जो साम्राज्य चल रहा था, उस साम्राज्य के बाद कोई भी हिंदू शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है। और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है और काफ़ी छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। तो इसके बाद कोई शासक, इतना हिंदू शासक कोई नहीं आता जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाता है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो जो हर्षवर्धन है वो काफ़ी धर्मों को भी मानते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो वो एक कन्नौज में विभिन्न धर्मों के एक विशाल सभा का आयोजन करवाया। तो जो हर्षवर्धन थे उन्होंने विभिन्न धर्मों के जो विशाल सभा थी वो उसका आयोजन करवाया। और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न धर्मों की जो विशाल सभा है वो आयोजन किसने करवाया था, तो वो हर्षवर्धन ने करवाया था। और वो कहाँ करवाया था, तो वो कन्नौज में करवाया था। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हर्षवर्धन एक समारोह का भी जो करते थे, वो क्या करते थे, तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग संगम पर एक समारोह का नाम है महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, तो पहला पढ़ा विशाल सभा और दूसरा पढ़ा हमने महामोक्ष परिषद, और दोनों का आयोजन कराता था। लेकिन वो एक बार कराया था। विभिन्न धर्मों का विशाल सभा का आयोजन किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। लेकिन वो कितनी बार करवाया था, तो वो एक बार करवाया था। और वो कहाँ करवाया था वो कन्नौज में। लेकिन जो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग संगम, तो वर्तमान में भी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयाग संगम पर एक समारोह महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। लेकिन इसके बाद देखें दोस्तों, तो जब हर्षवर्धन का यहाँ तक शासन स्थापित हो जाता है, तो यहाँ तक शासन स्थापित हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं हर्षवर्धन, तो वो बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ वो नर्मदा नदी के तट पर